सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कैपेसिटर वाली नहीं स्प्लिट फेज, उसके बाद हमने पढ़ा कैपेसिटर, फिर पढ़ा स्टैटिक रिंग, है ना? ये 3 ही मेथड होते हैं स्टार्ट करने के। अब देखो, जैसे-जैसे हम आगे बढ़े ना, तो हमें ऐसी मोटरों की ज़रूरत हुई जो कि यूनिवर्सली काम करे। अब आपका शब्द होएगा सर ये यूनिवर्सल क्या है? अरे, जैसे कि सूर्य उगता है ना? सूर्य भगवान उगते हैं, तो वो हर जगह उगते हैं ना? हाँ, तो यानी कि वो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल। और हमारे पास सप्लाई कितनी है? 2 है, एसी और डीसी। यानी कि हमें ऐसी मोटर की ज़रूरत थी जो एसी और डीसी दोनों पर साथ-साथ काम करे। भले ही उसका टॉर्क इधर-उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो हमें ध्यान पड़ा कि हम क्या बना सकते हैं? हम यूनिवर्सल मोटर बना सकते हैं और यूनिवर्सल मोटर को पढ़ते-पढ़ते हमें समझ में आएगा कि हम सिंगल फेज की मोटर में एक दूसरी कड़ी में आ चुके हैं। ठीक है? चलिए, बहुत सही। तो अब शुरू करते हैं यूनिवर्सल मोटर। सबसे पहले यूनिवर्सल मोटर। तो अब हमारे नए प्रकार की मोटर कौन-सी है? सर ये भी सिंगल फेज है? बिल्कुल, ये भी सिंगल फेज है। हुँ, 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 हुँ। 1 मिनट है ना। ये है यूनिवर्सल मोटर। चलिए, दोस्तों अब पढ़ते हैं हम यूनिवर्सल मोटर को। सबसे पहले तो ऐसा क्या हुआ कि हमें यूनिवर्सल मोटर की ज़रूरत हुई, है ना? उसको पढ़ते हैं, ठीक है? तो जैसे-जैसे औद्योगिक विकास होने लगा, तो हमें ऐसे मोटर की ज़रूरत थी जो दोनों ही सप्लाई पर कार्य करे। तो तब ये जन्म हुआ इस यूनिवर्सल मोटर का। तो क्या लिखेंगे बेटा कि जैसे-जैसे औद्योगिक विकास हुआ, ऐसे मशीन की आवश्यकता हुई। जैसे-जैसे अब आपको ये पहली लाइन थ्योरी लिखाने का मकसद ये होता था कि आप में इंटरेस्ट डेवलप हो, है ना? हाँ, तो जैसे-जैसे औद्योगिक विकास हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिक विकास हुआ। हुआ, हमें ऐसे मोटर की आवश्यकता हुई, हमें ऐसे मोटर की आवश्यकता हुई आवश्यकता हुई, जो क्या बेटा एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करें, क्योंकि अपने ट्रांसमिशन में चाहिए तो एसी काम आएगी, अपने को बैटरी चार्ज में चाहिए तो डीसी, यानी कि अलग-अलग है, लेकिन ऐसी मोटर बना दी जिसमें ये दोनों की कार्य हो जाए, है ना? तो आवश्यकता हुई जिसमें जिसमें कार्य यूनिवर्सली हुए, यूनिवर्सली जिसमें कार्य यूनिवर्सली संभव हो, कार्य यूनिवर्सली संभव हो। अब यहाँ यूनिवर्सल शब्द का मतलब क्या है? देखना बेटा, जहाँ यूनिवर्सल शब्द का अर्थ है शब्द का अर्थ ऐसे मोटर से है, ऐसे मोटर से है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ऐसे मोटर से है जो दोनों उपलब्ध सप्लाई एसी या डीसी पर कार्य कर सके, जो दोनों उपलब्ध सप्लाई यानी कि एसी तथा डीसी पर कार्य कर सके। भले ही टॉर्क दोनों में अंतर होता है, लेकिन फिर भी कार्य दोनों में हो सकता है। कार्य कर सके, तो बेटा वो क्या कहलाएगा? वो आपकी यूनिवर्सल मोटर कहलाएगी। ठीक है, पहली बात क्लियर। अच्छा, सर इससे होता क्या है? अपन ने ये यूनिवर्सल मोटर बनाई, इसका यही कारण था कि भई एसी और डीसी दोनों पे चल सके? नहीं, बेटा उसके अलावा हमें ये भी चाहिए था कि हमें टॉर्क का मान को बढ़ाना था। क्यों? क्योंकि हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, उसमें तो टॉर्क मिल ही नहीं रहा था। हम कैपेसिटर ले रहे थे, उसमें भी टॉर्क मिल रहा था पर एक लिमिट का, है ना? और हम ये जो पिछला पढ़ के आए हैं प्रतिकर्षण यानी कि शेडेड पोल, उसमें तो बिल्कुल ही टॉर्क नहीं था। तो बेटा हमें स्टार्टिंग टॉर्क की भी ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना? तो हम चाहते थे कि इस मोटर में हमें स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा मिले और स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा कब मिलेगा सोचो? जब हम डीसी मोटर की तरफ चलेंगे। हाँ सर, डीसी सीरीज़ मोटर का टॉर्क ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें यूज़ की गई है, ठीक है? तो लिखो बेटा, क्या लिखोगे? यह मोटर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रदान करती है। यह मोटर उच्च स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रदान करती है।
अब बताओ क्यों करेगी? क्योंकि बेटा इसके अंदर गुण होगा डीसी सीरीज का, ठीक है? हाँ, बहुत सही। क्योंकि इस मोटर की संरचना कैसी होती है बेटा? डीसी सीरीज की तरह होती है। क्योंकि क्योंकि इस मोटर की संरचना, अब मैंने मोटर पढ़ा रखी है बेटा, आपके दिमाग में आना चाहिए डीसी सीरीज मोटर कैसे बनती है। क्योंकि इस मोटर की संरचना, है ना, पूछेगा बेटा, ध्यान रखना। तो संरचना कैसी होती है? डीसी मोटर के समान होती है। भाई सप्लाई को थोड़ी ना पता है ये डीसी है कि एसी मोटर है ना? हाँ, डीसी मोटर के समान होती है। तो बेटा ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसी कौन सी सिंगल फेस मोटर है जिसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए किसकी बेटा? यूनिवर्सल मोटर की। और बेटा इसीलिए बेटा क्या होता है, ये उच्च स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रदान करती है, ठीक है? हाँ, और बेटा ध्यान रखना ये मोटर दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। अच्छा तो सर इसे एसी के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि ये एसी पर भी कार्य करता है, इसलिए बेटा इसे क्या कहा जाता है? इसे एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है। लिखना बेटा, क्योंकि यह मोटर, अब इसकी संरचना को तो देख लिया, क्योंकि यह होती तो होती तो डीसी सीरीज मोटर के समान है, सीरीज मोटर के समान है। ये सारे क्वेश्चन है बेटा, डीसी सीरीज मोटर के समान है, परंतु यह एसी सप्लाई पर भी कार्य करती है, एसी सप्लाई पर भी कार्य करती है, पर भी कार्य करती है। इसीलिए इसे कहा क्या कहा जाता है बेटा? इसीलिए इसे एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है। बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसीलिए इसे इसीलिए इसे एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है। राइट है? राइट है सर, बिल्कुल राइट है, ठीक है। हाँ, तो पूछेगा इसकी संरचना कैसी? तो डीसी सीरीज मोटर जैसी। और ऑप्शन में एसी भी होगा तो मत लगाना। लेकिन ये कहलाती क्या है? अगर कहलाने का पूछे तो क्या बोलोगे? एसी सीरीज मोटर। क्यों? क्योंकि ये एसी पर भी कार्य करती है। बोलो समझ में आया? आ गया। अब बेटा इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं, लेकिन पहले बेटा इसकी संरचना देखते हैं, मोटर दिखती कैसी है। तो सबसे पहले आपको क्या याद में आना चाहिए? आपको डीसी सीरीज मोटर याद आनी चाहिए। तो मुझे बताओ क्या क्या होता है उसमें? एक सीरीज वाइंडिंग होती थी, एक आर्मेचर होता था। तो बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओगे? एक सीरीज वाइंडिंग। एक क्या बनाओगे? आर्मेचर। ये लो बना दिया आर्मेचर, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, जब मैंने डीसी मोटर पढ़ाई थी वहां मैंने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाई थी? नहीं पढ़ाई थी। क्यों? क्योंकि बेटा इससे होता है कंफ्यूजन। तो आप हमेशा ध्यान रखो बेटा, आप डीसी जनरेटर की संरचना ध्यान रखते हो ना कि भाई लीडिंग पे क्या होता है? डीमैग्नेटाइज, है ना? तो मोटर का उल्टा होता है मैग्नेटाइज, इसलिए ध्यान रखना। इसलिए एक चीज पढ़ा करो, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है? अब देखो, अब होगा क्या? अब यहाँ पर आप सप्लाई क्या दोगे? एसी। क्या दोगे? एसी। एसी या डीसी कुछ भी दो क्योंकि ये मोटर है ना? हाँ, ये एसी दे दी। और कौन सी? सिंगल फेस। अच्छा बेटा ये संरचना किसकी है? ये संरचना किसकी है? ये लगती कैसी है? भाई यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग है या आर्मेचर है तो लगती कैसी है? डीसी सीरीज मोटर जैसी। लेकिन है क्या बेटा? इसको एसी दी है तो ये क्या है? एक एसी सीरीज मोटर की तरह दिखती है, ठीक है? अब देखो, वहां पर ये क्या कहलाती थी? सीरीज वाइंडिंग। और बेटा यहाँ पर ये क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मेन वाइंडिंग। क्या कहलाएगी? मेन वाइंडिंग। तो पूछेगा कि यूनिवर्सल मोटर में जो सीरीज वाइंडिंग क्या कहलाती है? तो क्या बोलोगे बेटा? मेन वाइंडिंग कहलाओगे। मेन वाइंडिंग कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन सप्लाई सबसे पहले जाती है। क्लियर? हाँ। अब क्योंकि ये मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलेगा, है ना? इसलिए ध्यान रखना। और यहाँ पे सेम टू सेम बेटा क्या लगा होता है? आपका लोड आगे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। और क्या होता है सर इसके अंदर? देखो, वहां पर आर्मेचर को नियंत्रित करने के लिए अपन जनरेटर, और भाई डीसी जनरेटर है और डीसी मोटर उसकी संरचना सेम होती थी। वहां बेटा एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते थे, आपको पता हो तो। क्यों? क्योंकि वो कंपनसेट करती थी आर्मेचर रिएक्शन को। कौन सी? तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के, है ना? तो बेटा यहां पर भी हम क्या करेंगे? छोटी सी कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा। समझे? हाँ। तो बेटा यहां पर क्या होती है? एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। अभी बताएंगे बेटा क्यों होती है कंपनसेटिंग
कंपन सेटिंग वाइंडिंग होती है। अब इसका शब्द का मतलब ये बेटा जो चीजों को कंपनसेट कर ले, यानी कि फ्लक्स को कंपनसेट कर दे, और ये क्या होता था आपका आर्मेचर। ठीक, देख लो बेटा आराम से। और ये वही ब्रश है, ये इसकी संरचना है, सिंपल सा। ठीक है, अब इसको एसी है, थोड़ा सा अलग से बताना है तो इसको हटा के इसको यूं बता देते हैं। ले ये बन गया। इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो ये बेटा आपकी कौन सी मोटर है? यूनिवर्सल मोटर है। मोटर है जो होती क्या है बेटा? डीसी सीरीज मोटर की तरह होती है, लेकिन बेटा इसको कहते क्या है? इसे एसी सीरीज मोटर कहते हैं। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए अब बेटा इसकी कार्य प्रणाली को देखते हैं कि इसकी कार्य प्रणाली यानी कि कैसे कार्य करती है। वैसे तो आप सब जानते हो, इस स्टेटर में धारा जाएगी तो इसमें फ्लक्स आएगा, है ना। आर्मेचर के कंडक्टर कट करेंगे तो आर्मेचर में क्या आएगा? बैक ईएमएफ। और इसमें भी क्या आएगा बेटा? फ्लक्स आएगा। और दोनों के फ्लक्स के इंटर कनेक्शन से बेटा क्या होगा? हमारा आर्मेचर घूमने लगेगा। ठीक है, चले तो चलो बेटा इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं। कार्य प्रणाली कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले क्या होगा? ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले यूनिवर्सल मोटर में किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। पहला क्वेश्चन, यह मोटर डीसी सीरीज मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्यों? क्योंकि इसमें मेन वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग की तरह कनेक्ट होती है। मोटर की तरह कार्य करती है। ठीक है। दूसरा, इस मोटर की सीरीज वाइंडिंग क्या कहलाती है बेटा? इस मोटर की सीरीज वाइंडिंग क्या कहलाती है? मेन वाइंडिंग कहलाती है। मेन वाइंडिंग कहलाती, इस मोटर की सीरीज वाइंडिंग क्या कहलाती है बेटा? मेन वाइंडिंग कहलाती है। कोई डाउट? ठीक है। अब देखो, जब अगर इसमें सिद्धांत पूरा डीसी सीरीज मोटर की तरह है तो बेटा वापस पढ़ोगे क्या? नहीं। तो मैं डायरेक्ट लिखाता हूं। क्या लिखाऊंगा? देखो बेटा, इस मोटर में भी स्टेटर तथा आर्मेचर द्वारा फ्लक्स होगा ना। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा? छेदन होगा और आर्मेचर में टॉर्क होगा। अतः इस मोटर में भी स्टेटर द्वारा स्थापित स्थापित चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तथा आर्मेचर द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र, अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, डोंट वेरी। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा बेटा? परस्पर क्रिया होगी। परस्पर क्रिया होगी जिससे क्या होगा बेटा? जिससे आर्मेचर क्या होगा? जिससे आर्मेचर को क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा। जिससे आर्मेचर को टॉर्क प्राप्त होगा। टॉर्क प्राप्त होगा तथा तथा क्या होगा? तथा आर्मेचर घूर्णन करेगा। ठीक है। अब देखो बेटा इसका सिद्धांत देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये सबसे पहले आपके भाई कोई भी मोटर होगी उसके अंदर ये फील्ड होगा, है ना। और बीच के अंदर क्या होगा बेटा? आर्मेचर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो, आप इसको ऐसे बनाओ या इसको डायरेक्ट ऐसे बना दो। चलो, ये आपका एक पोल है, ये आपका दूसरा पोल है। ठीक है। हाँ। और ये बेटा क्या है? आपका रोटर है ना। इसको आर्मेचर बना दूं, ये आर्मेचर है। ठीक है, ये आर्मेचर है। चलिए, अब इस आर्मेचर में कोई खुद के कंडक्टर है कि नहीं है? इस आर्मेचर में बेटा खुद के कंडक्टर है ना। अब देखो क्या हुआ, ये आपका मान लो N है, ये S है। इसको मैं ऐसे क्यों बनाता हूं? देखो भाई, इसको सप्लाई देनी पड़ेगी, और जब मैंने इसको सप्लाई दी तो बेटा इसने क्या किया? खुद का चुंबकीय क्षेत्र बनाया। ये कैसे हुआ मैं बताता हूं। इधर से धारा डालोगे तो बेटा ये क्या होता है? क्रॉस क्रॉस क्रॉस। और बेटा इधर से निकालोगे तो ये क्या होता है? डॉट डॉट डॉट।
बेटा यहाँ से आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा N और यहाँ क्या बनेगा आपका S, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, ये क्या है बेटा फाई M, यानी कि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है ना फाई M। अब देखना बेटा, अब क्या किया बेटा, जब इस फाई एक्स यहाँ से गुजरा है, जब इस फाई एक्स को यहाँ से गुजरा है, तो बेटा इसके आर्मेचर ने इस कंडक्टर को काटा है ना, इस फ्लक्स को काटा है। इस फ्लक्स को काटने पर बेटा यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ, बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ कि नहीं। और इस ब्लैक ईएमएफ में बेटा क्या करता हूँ, मैं इस आर्मेचर को आगे से क्या कर देता हूँ, शॉर्ट सर्किटेड चालक से शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, इसके अंदर भी धारा बहेगी और इसके अंदर भी खुद का चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। अगर यहाँ एन है यानी कि यहाँ क्रॉस है, तो बेटा यहाँ क्या आएगा, डॉट आएगा। और बेटा ध्यान रखना, इसका भी फ्लक्स और इसका भी फ्लक्स, यानी कि एक तो आएगा फाई एम और एक बेटा ये फाई एम तो करेगा इधर काम, और बेटा इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, जिसको कहेंगे फाई आर्मेचर, है ना। और इन दोनों के कारण बेटा ये क्या करेगी, घूमना चालू कर देगी बीच की तरफ, इसमें रिजल्टेंट टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, है ना। कुछ नहीं होगा, आराम से देखो, वापस देखो, बिल्कुल आसान है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले इसने आपने स्टेटर पे सप्लाई दी, है ना, सिंगल फेज सप्लाई दी। इस स्टेटर पे चुंबकीय क्षेत्र आया और बीच में आर्मेचर पड़ा है, तो आर्मेचर के चालकों ने काटा, ये मान लो आर्मेचर के चालक है ना, तो इन्होंने काटा, तो बेटा इसमें क्या हुआ, बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ। इस बैक ईएमएफ के कारण इसमें धारा आई और बेटा धारा से इसमें भी क्या आई, फ्लक्स आई, और दोनों फ्लक्स के कारण बेटा आर्मेचर को घूमने के लिए टॉर्क मिल गया, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो बेटा क्या हुआ, अब आर्मेचर को क्या मिल गया, टॉर्क मिल गया और आर्मेचर घूर्णन करेगा, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताओ, इस मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ है बेटा, तो ध्यान रखना बेटा, इस मोटर में भी जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये देखो इस मोटर में भी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो क्या होगी बेटा, मुख्य वाइंडिंग के सीरीज में ही होगी, ठीक है। तो लिखना, इस मोटर में भी आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगी बेटा, क्षेत्र वाइंडिंग के सीरीज में संयोजित होती है। इस मोटर में भी आर्मेचर वाइंडिंग मुख्य वाइंडिंग के कहाँ होती है बेटा, श्रेणी क्रम में होती है, सीरीज में होती है, ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, और संयोजित करने का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ते हैं, ठीक है। ये लो, ठीक। अब देखो बेटा क्या होगा, इससे क्षेत्र धारा क्या करेगी बेटा, चुंबकीय फल रेखा करेगी और वो गति करने लगेगा, ठीक है। चलिए तो ये तो थी बेटा इसका प्रारंभिक तौर पे क्या इसकी बनावट होती है ना, बाकी सारी क्रियाएं सेम होती है। अब बेटा इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है जिसमें इसके संरचना संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो अगला पॉइंट डालो बेटा संरचना, कि आखिर इसकी संरचना कैसी होती है। तो बेटा संरचना यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो सबसे पहले इसकी फील्ड तथा आर्मेचर कोर बेटा किससे बनी होगी, ये देखो इसकी फील्ड ये वाली तथा आर्मेचर कोर बेटा ये किसकी बनी होगी, ये सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों की बनी होगी बजाय वाइंडिंग के। तो लिखो बेटा इसकी फील्ड तथा आर्मेचर की कोर, यानी कि जहां पर ये फील्ड डाल रहे हो ना बेटा, इसकी कोर यानी कि इसके बीच का एरिया और इसके बीच का एरिया वो क्या होगी, सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर। बताओ सिलिकॉन क्यों यूज में लिया, ताकि क्या हो बेटा, कोर हानियों का मान कम हो जाए, ठीक है। हाँ। तो लिखो बेटा इसकी फील्ड तथा आर्मेचर कोर बढ़ा सकते हैं। अब आपके तो आएगा फाई एम, और एक बेटा ये फाई एम तो करेगा इधर काम, और बेटा इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, जिसको कहेंगे फाई आर्मेचर, है ना। और इन दोनों के कारण बेटा ये क्या करेगी, घूमना चालू कर देगी बीच की तरफ, इसमें रिजल्टेंट टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, है ना। कुछ नहीं होगा, आराम से देखो, वापस देखो, बिल्कुल आसान है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले इसने आपने स्टेटर पे सप्लाई दी। इस स्टेटर पे चुंबकीय क्षेत्र आया और बीच में आर्मेचर पड़ा है, तो आर्मेचर के चालकों ने काटा, ये मान लो आर्मेचर के चालक है ना, तो इन्होंने काटा, तो बेटा इसमें क्या हुआ, बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ। इस बैक ईएमएफ के कारण इसमें धारा आई और बेटा धारा से इसमें भी क्या आई, फ्लक्स आई, और दोनों फ्लक्स के कारण बेटा आर्मेचर को घूमने के लिए टॉर्क मिल गया, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो बेटा क्या हुआ, अब आर्मेचर को क्या मिल गया, टॉर्क मिल गया और आर्मेचर घूर्णन करेगा, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताओ,
इस मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ है बेटा? तो ध्यान रखना बेटा, इस मोटर में भी जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये देखो, इस मोटर में भी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो क्या होगी बेटा? मुख्य वाइंडिंग के सीरीज में ही होगी। ठीक है, तो लिखना, इस मोटर में भी आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगी बेटा? क्षेत्र वाइंडिंग के सीरीज में संयोजित होती है। इस मोटर में भी आर्मेचर वाइंडिंग मुख्य वाइंडिंग के मुख्य वाइंडिंग के कहाँ होती है बेटा? श्रेणी क्रम में होती है, सीरीज में होती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, और संयोजित करने का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ते हैं। ठीक है, ये लो। ठीक, अब देखो बेटा क्या होगा, इससे क्षेत्र धारा क्या करेगी बेटा? चुंबकीय फल रेखा करेगी और वो गति करने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी बेटा इसका प्रारंभिक तौर पे क्या इसकी बनावट होती है ना? बाकी सारी क्रियाएं सेम होती है। अब बेटा इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है जिसमें इसकी संरचना संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो अगला पॉइंट डालो बेटा, संरचना, कि आखिर इसकी संरचना कैसी होती है। तो बेटा संरचना यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो सबसे पहले इसकी फील्ड तथा आर्मेचर कोर बेटा किससे बनी होगी? ये देखो, इसकी फील्ड ये वाली तथा आर्मेचर कोर बेटा ये किसकी बनी होगी? ये सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों की बनी होगी बजाय वाइंडिंग के। तो लिखो बेटा, इसकी फील्ड तथा आर्मेचर की कोर यानी कि जहां पर ये फील्ड डाल रहे हो ना बेटा, इसकी कोर यानी कि इसके बीच का एरिया और इसके बीच का एरिया वो क्या होगी? सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर। बताओ सिलिकॉन क्यों यूज में लिया? ताकि क्या हो बेटा? कोर हानियों का मान कम हो जाए। ठीक है, तो लिखो बेटा, इसकी फील्ड तथा आर्मेचर कोर, इसकी फील्ड तथा आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर किसकी होती है बेटा? सिलिकॉन स्टील की। किसकी बात की जा रही है? कोर की, है ना, जहां पर वाइंडिंग लगाते हो। आर्मेचर कोर किसकी होती है बेटा? सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों की होती है। सिलिकॉन सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों की बनाई जाती है। लैमिनेटेड पत्तियों की यानी कि ऐसे पत्ती नुमा बनाते हैं, पत्तियों की बनाते हैं। अब इसका कारण आप सब जानते हो, मैग्नेट में मैंने पढ़ाया है, बनाते हैं। कारण देख लो बेटा, सिलिकॉन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सिलिकॉन के लिए नीटा का मान कितना होता है बेटा? 0.01, वापस बता रहा हूँ। ठीक है, और बेटा इससे क्या होता है? सेथिल्य ह्रास कम होता है, यानी कि हिस्टैरिसीस हानि। इससे क्या होता है बेटा? आपकी हिस्टैरिसीस हानि होती है ना, वो कम होती है। और बेटा दूसरा चीज ध्यान रखो, इसको लेमिनेटेड क्यों करते हैं? क्योंकि लेमिनेटेड करने से बेटा जो मोटाई होती है ना, थिकनेस, वो कम हो जाती है, मोटाई कम हो जाती है। अब मोटाई कम होगी तो जो कोर के ऊपर ऐसी 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 गोल गोल धारा बन रही थी ना लेंज के नियम से, है ना, इसको कहते हैं बेटा भंवर धारा। भंवर धारा वो भी क्या हो जाती है बेटा? कम होती है, और इससे क्या होता है? एडी करंट लॉसेस, हानियां भी कम होती है। भंवर धारा हानि भी कम होती है, भंवर धारा हानि भी क्या होती है बेटा? कम होती है, कम होती है। अब कोई पूछेगा बेटा किस नियम से बनेगी, तो ये हमेशा भंवर धारा किससे बनेगी बेटा? लेंज के नियम से। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम, जब मेरा आर्मेचर कुछ कर रहा होगा ना बेटा, ईएमएफ बना रहा होगा ना, उसके अंदर शॉर्ट सर्किटेड चालक के द्वारा जो धारा आएगी ना, वो लेंज के नियम से आएगी। ठीक है, समझ गए? समझ गए, यानी कि मुझे ये भी समझ में आ गया कि इसके लिए नीटा का मान कम होता है, तो बेटा हिस्टैरिसीस हानियां भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और मोटाई किसके लिए लेते हो? इसके लिए। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। अब पूछेगा बेटा क्या इस मोटर का पावर फैक्टर बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल बेटा, पावर फैक्टर बढ़ा सकते हैं। कैसे? आर्मेचर के टर्न को बढ़ाकर। देखो, रुको बेटा, क्या लिखोगे? आर्मेचर की लपेटों को बढ़ाकर बेटा पावर फैक्टर तथा टॉर्क बढ़ा सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। अगला पॉइंट लिखो, आर्मेचर के आर्मेचर के घुमावों को या घेरों को, घेरों की जगह लिखो बेटा टर्नों को बढ़ाकर बढ़ाकर क्या किया जाता है बेटा? यूनिवर्सल मोटर का पावर फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। ये पूछा जा सकता है बेटा, क्वेश्चन ध्यान रखना, यूनिवर्सल मोटर का पावर फैक्टर बढ़ा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर कैसे बढ़ा सकते हैं? तो मुझे पता चल गया, मैं बताता हूँ कैसे बढ़ा सकते हैं। इधर आओ। तो बेटा आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं जो पावर फैक्टर होता है वो cos फाई होता है, और cos फाई बराबर क्या होता है बेटा? R बटे Z होता है। बिल्कुल होता है। अब देखो, ये R का मान क्या होता है बेटा? रो L बटे A, और इस Z को रख दो, Z कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, इस R का मान बढ़ाना है, इस R का मान मुझे क्या करना है? बढ़ाना है, तभी तो मेरा पावर फैक्टर बढ़ेगा, है ना। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई होता है कि नहीं भाई? पावर फैक्टर आपका cos फाई होता है कि नहीं? होता है सर। देखना बेटा, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इस पावर फैक्टर का मान मुझे बढ़ाना है, यानी कि cos फैक्टर का मान बढ़ाना है। ये तब बढ़ेगा जब cos का मान यानी R का मान बढ़ेगा। अच्छा, और R का मान तभी बढ़ेगा जब मेरा L का मान बढ़ेगा, क्योंकि रो में तो चेंज कर नहीं सकता, या फिर मेरे A का मान क्या हो? घटे, यानी कि मोटाई घटा के और टर्नों की संख्या बढ़ाकर मैं क्या बढ़ा सकता हूँ? पावर फैक्टर बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि घुमाओ या टर्नों को बढ़ाकर, अब टर्नों को बढ़ाने का मतलब लंबाई को बढ़ाना, और लंबाई को बढ़ाओगे यानी कि प्रतिरोध को बढ़ाओगे, और प्रतिरोध को बढ़ाओगे यानी कि पावर फैक्टर का मान भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है? अतः अतः यदि अतः बेटा ये पॉइंट ध्यान रखना, अतः यदि, आधे लोग तो बहम में जीते बेटा, हाँ ये आपको पता है, ध्यान रखना। अतः यदि 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 टर्नों की संख्या बढ़ा दी जाए, टर्नों की, किसके? आर्मेचर के। यदि टर्नों की संख्या, या आर्मेचर लिख ही देता हूं, यदि आर्मेचर के
टर्नों की संख्या बढ़ा दी जाए, संख्या बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा बेटा? तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई क्या होगी? तो लंबाई बढ़ेगी, और बेटा लंबाई बढ़ेगी, यदि लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यदि लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि R समानुपाती होता है L, है ना? यदि L बढ़ेगा तो बेटा R भी बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो बेटा पावर फैक्टर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिघात कम हो जाएगा, धारा ज्यादा जारी होगी उसमें, ठीक है? हाँ, बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? पावर फैक्टर भी बढ़ेगा, पावर फैक्टर भी बढ़ेगा। समझे? समझे? बढ़ेगा। तो सर ये टॉर्क का कैसे फर्क पड़ा? अरे भैया, जब आप इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे तो टॉर्क किसके समानुपाती निकला था? प्रतिरोध के, है ना? तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? और दूसरा क्या है बेटा? पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। हाँ, और इसके अलावा क्या इसका टॉर्क बढ़ा सकते हैं? देखो, क्या इस मोटर का टॉर्क बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, लिखो बेटा, क्योंकि क्योंकि यह किस पे कार्य करता है बेटा? प्रत्यावर्ती पर कार्य करती है, प्रत्यावर्ती धारा पर भी कार्य करती है। अतः क्या कर सकते हैं बेटा? अतः आर्मेचर के टर्नों की संख्या को बढ़ाकर, आर्मेचर के, अब ये तो पता चल गया ना, आर्मेचर के टर्न बढ़ाकर क्या मिलेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। आर्मेचर के टर्न को बढ़ाकर बढ़ाकर बेटा क्या किया जा सकता है? प्रतिरोध बढ़ाते हैं, और बेटा प्रतिरोध के बढ़ाने पर, अगर रोटर का प्रतिरोध बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ाते हैं तो क्या होगा बेटा? इसका टॉर्क भी बढ़ा सकते हैं, इसका टॉर्क भी बढ़ा सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपको टेक्निकल क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ध्यान रखना, टॉर्क भी बढ़ा सकते हैं, ठीक? समझ में आया? समझ में आया? इसका टॉर्क भी बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया बेटा क्यों है, क्या है, कैसे? इसलिए सारी चीजों को लाइन सर पढ़ा करो, ठीक है? ठीक, चलिए बहुत सही। अब देखो, आर्मेचर को बढ़ा दिया, लेकिन बेटा जितना आर्मेचर बढ़ाएंगे ना तो उसका क्या होगा? इसमें आर्मेचर रिएक्शन होने की संभावना भी ज्यादा होगी, क्योंकि आर्मेचर में अगर प्रतिरोध डाल रहे हो तो बेटा आर्मेचर क्या करेगा? कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया भी करेगा। उस प्रतिक्रिया को क्या कहता है? आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि हम क्या जानते हैं बेटा? आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है? आर्मेचर के फ्लक्स द्वारा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर डाला गया प्रभाव। तो बेटा जैसे प्रतिरोध डालोगे तो प्रभाव भी डाला ज्यादा डालेगा, तो उसको कम करने के लिए क्या लगाते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। देखो बेटा, आपने अपने फायदे के लिए यहाँ पर क्या कर दिया बेटा? टर्न्स बढ़ा दिया, प्रतिरोध बढ़ा दिया, लेकिन बेटा जैसे ही प्रतिरोध बढ़ाएगा तो ये इसको प्रभाव भी तो डालेगा, इसे बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन। उसको कम करने के लिए क्या लगाते हो? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल। देखो, एक एक चीज लिखा रहा हूं बेटा। यदि यदि अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि, नहीं, हम जानते हैं कि यदि आर्मेचर में आर्मेचर में पर्याप्त प्रतिरोध से ज्यादा किया जाएगा, पर आर्मेचर को या आर्मेचर की वाइंडिंग को बढ़ाया जाएगा जाएगा तो क्या होगा बेटा? उतना ही आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा होगी। तो तो उतना ही, क्योंकि अब आर्मेचर रिएक्शन में आप सब जानते हैं, एक्सपर्ट हो गए ना? हाँ, उतना ही क्या होगा बेटा? आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा होगी, आर्मेचर प्रतिक्रिया भी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? ज्यादा होगी। अब आप में से कोई भूल गया हो तो मैं याद दिला देता हूँ। आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, आर्मेचर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया क्या होती है बेटा? ये जो आर्मेचर के चालक होते हैं ना, वो खुद के चुंबक से जो मेन फील्ड का जो होता है ना, उसको प्रभाव डालते हैं। तो लिखना बेटा, आर्मेचर के द्वारा, आर्मेचर के नहीं, आर्मेचर के फ्लक्स के द्वारा, या यही लिख देता हूँ, फिर आप भूल जाओगे, है ना? याद रहे, आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? वैसे लिखना नहीं चाहिए, पर लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वापस रिपीट हो रहा है। आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है बेटा? इसकी परिभाषा, आर्मेचर के फ्लक्स से, आर्मेचर से नहीं, तो आर्मेचर फ्लक्स द्वारा, फ्लक्स द्वारा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर डाला गया प्रभाव क्या कहलाता है? मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर डाला गया प्रभाव क्या कहलाता है? डाला गया प्रभाव, प्रभाव क्या कहलाता है बेटा? डाला गया प्रभाव क्या कहलाता है बेटा? आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। ये डेफिनेशन ध्यान रखना, आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है, ठीक है? अब बेटा इसी, अब ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध डालोगे, भाई आपको टॉर्क बढ़ाना है ना? तो बेटा आर्मेचर प्रतिक्रिया भी बढ़ जाएगी। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं, ठीक है? अतः बेटा क्या होगा? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं, जिससे आर्मेचर प्रतिक्रिया भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अतः इस आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया को, आपको सिंपल सा पूछेगा, यूनिवर्सल मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया कौन कम करता है? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है? हाँ। अतः इस आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए कहाँ? यूनिवर्सल मोटर में क्या लगाई जाती है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी लगाई जाती है। यूनिवर्सल मोटर में क्या लगाई जाती है बेटा? कंपनसेटिंग वाइंडिंग
लगाते हैं। ये लो भैया, एक पॉइंट आपने लिख दिया है, ठीक है? चलिए बहुत सही। ठीक है, हाँ। सर तो वहाँ पर भी तो अपन जब आर्मेचर रिएक्शन होती थी, वहाँ से ब्रश कलेक्ट होता था, तो बेटा वहाँ पर क्या होती थी? ब्रश लगाते थे, यहाँ पर भी ब्रश लगाते हैं, बिल्कुल बेटा और स्पार्किंग को कम करके यहाँ पर भी हाई प्रतिरोध ब्रश लगाते हैं और यहाँ पर भी इंटरपोल भी लगाए जाते हैं, ठीक है? इसलिए ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे बेटा? तथा स्पार्किंग को कम करने के लिए बेटा ब्रश का प्रतिरोध कैसा रखा जाता है? उच्च रखा जाता है। डीसी सीरीज मोटर की तरह इस मोटर में भी स्पार्किंग को कम करने के लिए स्पार्किंग को कम करने के लिए स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या रखा जाता है बेटा? जो ब्रश होते हैं ना, जहां से धारा कलेक्ट होती है, ब्रश प्रतिरोध को ज्यादा रखा जाता है। पूछा जा सकता है बेटा, ये बताओ यूनिवर्सल मोटर में ब्रश के प्रतिरोध को कैसे रखोगे? ज्यादा। क्यों? ताकि स्पार्किंग कम हो। क्यों? क्योंकि स्पार्किंग है क्या? धारा, और धारा हमेशा ज्यादा प्रतिरोध से प्रभावित नहीं होती। समझ गए? हाँ। तो कम करने के लिए